नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित गोरखा दर्शन दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि गोरखा दर्शन दीपावली महोत्सव को संस्कृति विभाग के कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। साथ ही इसके आयोजन के लिए सरकार बाकी मेलों की तरह अनुदान देगी। सीएम ने गोरखा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि देहरादून के गढ़ी कैंट के महिंद्रा ग्राउंड में 3 दिवसीय गोरखा दशहरा दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वीर गोरखा समाज के इस दशहरा पर्व दीपावली के महोत्सव में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के अतिथि नेपाल के राजदूत डॉक्टर सुरेंद्र थापा जी, और अभी आपने जिनको सुना, यहाँ देहरादून में लंबे समय तक जो देहरादून के नगर पालिका महापालिका मेयर के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, ऐसे हमारे धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान जी और वीर गोरखा कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री कमल थापा जी, अध्यक्ष आंचलिक फिल्म एसोसिएशन चंद्रवीर गायत्री जी, विशाल थापा जी, सूर्य विक्रम शाही जी, टेकू थापा जी, श्री देवकला दीवान जी, सांस्कृतिक सचिव एवं समस्त हमारे पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, सभी हमारे कलाकार बंधु जो इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, हमारे सभी गोरखा बटालियन के हमारे सभी सैनिक, मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर आप सभी को मैं अपनी ओर से आपके समस्त परिवारजनों को, सभी कुटुंबजनों को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही इस पावन अवसर पर जब हम सब इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, और जैसा कमल थापा जी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से लगातार यह आयोजन यहाँ पर अनवरत रूप से यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित दशोली ब्लॉक का मैठाणा गांव जल्द ही मॉडल विलेज के रूप में जाना जाएगा। जिला प्रशासन ने मैठाणा गांव को मॉडल विलेज बनाने के लिए पहल शुरू कर दी है, जिसके साथ स्थानीय लोगों की आजीविका संवर्धन के साथ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए सभी सुख सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी और मुख्य विकास अधिकारी ने कई अधिकारियों के साथ मैठाणा गाँव का भ्रमण किया और वहां पर मौजूद संसाधनों और सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए स्थानीय लोगों से सुझाव लिए। नहीं, यही बनाया, फीलिंग बनाई नहीं हो पाई थी इसमें। हमारा गांव है विष्णु देवी से लगता हुआ यात्रा रूट, इसमें सभी विभागों के साथ आज मौका मुआयना किया जा रहा है, और जो यहाँ का फील्ड है और रिवरफ्रंट है उसको विकसित करने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे सारी योजना बनाई जा रही है। और कुछ यहाँ पे जो नदी के अलॉन्ग दीवार का काम हुआ है, दीवार, उसमें थोड़ा और स्ट्रेंथनिंग का काम पेंडिंग है, तो उसके लिए एक योजना तैयार की जाएगी। उसके अलावा पर्यटन विभाग से होम स्टे और उद्यान से कीवी के बागान
इत्यादि विकसित किए जाएंगे। तो उम्मीद है आने वाले यात्रा सीजन में यात्री यहाँ पर रुककर एक विलेज लाइफ को। बढ़ते आगे, देहरादून स्थित श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता खेलोत्सव का रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ समापन हो चुका है। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। विश्वविद्यालय की ओर से विजेताओं को मेडल, पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट श्री महंत देवेंद्र दास महाराज ने सभी विजेताओं, छात्र छात्राओं और खेलोत्सव के आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं प्रतियोगिता में बालक वर्ग में 100 मीटर फर्राटा दौड़ में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्र अंशुल बिष्ट और बालिका वर्ग में ह्यूमैनिटीज की अदिति ने फाइनल जीता, जबकि बालक वर्ग 200 मीटर में फार्मेसी के अभिनव कुमार और ह्यूमैनिटीज की प्राची जमकोली सिरमौर अव्वल रहे। मां गंगा करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जो गौमुख से गंगा सागर तक कलकल करते हुए हजारों सालों से निरंतर बहती आ रही है। लेकिन शायद आने वाले कुछ सालों में मां गंगा सिर्फ यादों में ही रह जाएंगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कई नदियों के अस्तित्व पर खतरा। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी वजह। नदियों के बिना जीवन संभव नहीं। तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के उस जगह की है जहां से निकलने वाली भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी बनती है और गंगा नदी भारत के कई शहरों और बांग्लादेश में बहती और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन अब गोमुख ग्लेशियर पर ही खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो ग्लेशियर की आज स्थिति है, आज जो हम ग्लेशियर के बगैर जो आज की डेट के लिए बर्फ़ पड़ती थी ऊपर, लेकिन अब जो क्लाइमेट का जो एक सिस्टम बन गया, सरकारों से मैं बार बार ये चिल्लाती जा रही कि जब तक आप जो है मानवीय हस्तक्षेप बंद नहीं करेंगे तब तक जो हम कुछ भी कर लें, लेकिन ग्लेशियर ना तो रुकेंगे ना जो परिस्थितियां हैं आज वो रात दिन की जो है ना बदतर होते जाएगी। जो हमारे पास थोड़ा बहुत ज़्यादा तो क्या है, वो बिल्कुल हल्का सा रह गया हो ग्लेशियर, वो अगर हम इसमें जल्दी चेतेंगे नहीं तो तुरंत ही ख़त्म होने वाला है सारा। तो ना ग्लेशियर रहेंगे, ना गंगोत्री रहेगी, ना गंगा जी रहेगी, ना गंगोत्री ग्लेशियर रहेगा। उत्तराखंड में पिघल रहा गोमुख ग्लेशियर। मां गंगा का उद्गम स्थल है गोमुख ग्लेशियर, यानी मां गंगा का उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर अब तेजी से पिघल रहा है। ग्लेशियर के जानकार इस बात पर जोर दे रहे हैं, इसके पिघलने की रफ्तार इतनी तेज है कि समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया तो आने वाले कुछ सालों में यह पूर्ण रूप से पिघल जाएगा और कई नदियों का अस्तित्व मिट सकता है। लिहाजा जरूरत है वक्त से पहले जान जाने की। ये गोमुख का जो ग्लेशियर है, इस पे मतलब कई सालों से इसमें प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारा ये एक दिन से नहीं हो रहा है, ये सालों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अब जितना ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जितना हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है, और उसी का इफ़ेक्ट है कि हमारा जो ग्लेशियर है वो काफ़ी पीछे चला गया है। अब हम उत्तरकाशी की स्थिति को भी देखेंगे तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक तो फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा है, यात्रियों का बहुत ज़्यादा आना जाना है। मतलब यहाँ पे जो एक लिमिटेड संख्या होनी चाहिए जो यात्रियों की आने की, वो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में यात्री जो हैं एक साथ उत्तरकाशी में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी पोल्यूशन कर रहे हैं। और गर्मियों के सीज़न में या जिस समय यहाँ पे पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह गिर रखे होते हैं, उस समय फॉरेस्ट फायर जो जंगलों में आग लगती है, चाहे वो किसी भी कारण से लग रही है, ग्रामीण लगा रहे हैं या कोई अनवांटेड व्यक्ति उसमें लगा रहा है या फिर फॉरेस्ट वाले भी लगा रहे हैं। खैर फॉरेस्ट वाले जो लगाते हैं वो कंट्रोल्ड फायर होती है, लेकिन जो किसी भी तरीके से अनियमित जो फॉरेस्ट फायर लग रही है जंगलों में, इस फायर की वजह से जो है काफ़ी वार्मिंग हो रही है। इसी का जो काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है कि हमारे ग्लेशियर पीछे भी जा रहे हैं।
पहले गंगोत्री धाम के पास तक था ग्लेशियर, अब धाम में 18 किलोमीटर दूर चला गया ग्लेशियर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित गोमुख ग्लेशियर के बारे में लोग कहते हैं कि पहले यह ग्लेशियर गंगोत्री धाम के बिल्कुल नजदीक तक फैला हुआ था, अब आज यह सिकुड़कर 18 किलोमीटर दूर चला गया। वैज्ञानिकों की माने तो अगर जल्दी से इसका उपचार नहीं किया जाता तो यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इस साल जो फॉरेस्ट फायर हुई वो भी बहुत ज़्यादा हुई, और फॉरेस्ट फायर के कारण जो कार्बन जो डिडक्शन होता है, रिडक्शन है, उसके कारण भी जो है ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मानवीय हस्तक्षेप हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और वहाँ पे कावड़ियों द्वारा जो है जाना, इस प्रकार से वहाँ से भोजपत्र के वृक्ष को तोड़ के लाना, अपने कपड़े वहाँ छोड़ना, और मानवीय जो हस्तक्षेप हैं और निरंतर जो है वहाँ पे जो मानवीय जो हस्तक्षेप हो रहे हैं। और इसके अलावा जो तापमान की जो 1 डिग्री सेल्सियस जो वृद्धि हुई है, ये मुख्य कारण है ग्लेशियर शीट के। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम गंगा को कहीं ऐसा ना कि गंगा छुप न जाए, गंगा को देखने के लिए हम तरसेंगे। इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, और जहाँ से माँ गंगा जी पृथ्वी पे अवतरित होती, जिस जगह पे जहाँ से साक्षात हमको पृथ्वी पे पहला कदम माँ गंगा जी रखती, उस जगह को हम गोमुख कहते हैं। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, लगभग ये 25 किलोमीटर लंबा है और 500 मीटर इसकी ऊंचाई है, और 2.5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और ये लगातार तेज़ी से पिघल रहा है। और दुनिया में जितने भी विद्यमान ग्लेशियर हैं, सभी ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो तापमान की वृद्धि हो रही है, उसके चलते सभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लेकिन जो पिघलने की दर है वो सबसे ज़्यादा गंगोत्री ग्लेशियर की है, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। लोग, खासकर जो श्रद्धालु लोग हैं, वो माँ गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित होना देखना चाहते हैं। और खासकर जब कांवड़ की यात्रा होती तो हज़ारों की संख्या में पहले गोमुख में कांवड़ पहुंचते थे। और जब तेज़ी से ग्लेशियर पिघलने की जो साक्षात प्रमाण दिखने लगे तो सरकार ने भी इसमें ठोस कदम उठाए हैं। और अब एक दिन में गंगोत्री से गोमुख, क्योंकि 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, तो केवल अगर एक दिन में अगर 200 लोग जाना चाहेंगे तो अनुमति केवल 150 लोगों को है। तो सरकार ने कुछ नियंत्रित किया है कि लोग गोमुख जाने पे नियंत्रण रहे, ज़्यादा आवाजाही वहाँ पे न हो, मानवीय गतिविधियाँ वहाँ पे कम हो। तो सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघल भी रहा है, सिकुड़ भी रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वक्त रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में स्थिति भयावह होगी। इसी वर्ष गर्मी के समय देहरादून, देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के कई शहरों में पानी के लिए हाहाकार मच गया था। ऐसे में ग्लेशियर पिघलने की घटना पर विचार करना बेहद जरूरी है। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही हैं। दोनों पार्टियों से चुनाव के लिए कई दावेदार हैं और इन सब के बीच राज्य के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि मेरे मैदान में आते बहुत सारी शक्तियां जो कि कांग्रेस का दूसरा कैंडिडेट लड़ेगा, जो शक्तियां तब नहीं काम करेंगी, मेरे आते ही वो शक्तियां, सारी शक्तियां जो है काम करने लगेंगी। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और मौजूदा वक्त के कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत का बयान सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि कई सवाल हैं। सवाल यह है कि हरक सिंह रावत अपने बयान में किन शक्तियों का जिक्र कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हरक सिंह रावत चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसियों के डर से हरक सिंह रावत केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ना चाहते। अगर इन सवालों में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। मैं कुछ इशारों में कह रहा हूं, क्योंकि मेरे मैदान में आते बहुत सारी शक्तियां जो कि कांग्रेस का दूसरा कैंडिडेट लड़ेगा, जो शक्तियां तब नहीं काम करेंगी, मेरे आते ही वो शक्तियां, सारी शक्तियां जो है काम करने लगेंगी। दरअसल उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है।
यही पूर्व मंत्री रहे हरक सिंह रावत का भी नाम केदारनाथ सीट पर प्रत्याशी के रूप में इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि मुझे अपनी क्षमता पर कोई भी शक नहीं है, लेकिन अगर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए मेरे पीछे हजारों लोगों की टीम लगा देगी। जाहिर है हरक सिंह रावत का निशाना ईडी जांच पर है। मुझे अपनी क्षमताओं पर वो नहीं है, और मुझे अपनी लोकप्रियता पर, केदारनाथ में अपनी लोकप्रियता पर भी मैं कम नहीं है। मैंने बहुत सेवा की है, केदारनाथ की, बाबा की भी बहुत सेवा की है, लेकिन मेरे मैदान में आते ही ये चुनाव भाजपा अगर 100 घोड़े लगाएगी, माना अगर कोई और लड़ेगा तो जब मैं मैदान में आऊंगा तो 1000 घोड़े दौड़ाएगी। इतना ही नहीं, हरक सिंह रावत के एक और बयान भी मीडिया की सुर्खियों में है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि अगर वह केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ते हैं तो उनका मुकाबला भाजपा के साथ साथ कांग्रेस से भी होगा, जिसमें उनके विरोधी उन्हें मात देना चाहते हैं। मैं सीनियर रिपोर्टर हो जाऊं, फिर डिप्टी एडिटर हो जाऊं, फिर एडिटर हो जाऊं, चाहेगा नहीं चाहेगा आदमी। मैंने एक दिन किसान भवन में, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, मैंने एक सब इंस्पेक्टर से कहा, भाई तो क्या भर्ती कैसे हुआ, कि सिपाही हुआ। अब उस सिपाही से मैंने कहा, भैया मैंने हरीश रावत चीफ मिनिस्टर थे, मैंने कहा तो सिपाही भर्ती हुआ और तो सब इंस्पेक्टर हो गया, और मैं तो मंत्री भर्ती हुआ राजनीति में वही का वही हूँ। तो इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, किसी को लड़ाएंगे, पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके लिए। और मैं एक चीज बता दूं मैं आपको, कोई और लड़ेगा चुनाव तो उसके लिए पूरी कांग्रेस लगेगी। मैं लड़ूंगा तो मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं कुछ अपना ही भी लड़ना पड़ेगा मुझे। कुछ लोग सोचे यार इसकी राजनीति ही खत्म कर दो। इधर हरक सिंह रावत के इस बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, खुद हरक सिंह रावत ने अगर शब्द का इस्तेमाल करके अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव मैदान में खड़ा होता है उसे भी हार का सामना करना पड़ेगा, और हम केदारनाथ उपचुनाव को भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। यानी भट्ट भी हरक सिंह रावत के मामले में खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। सिंह रावत जी कांग्रेस के सदस्य हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। पहली बात तो अगर शब्द बोल के उन्हें प्रश्न खड़ा कर दिया, अगर मुझे टिकट मिलता है, हम तो चाहते हैं कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी हो, हम उसको हराएंगे। और हरक सिंह जी क्योंकि हमारे दल में पहले रहे हैं, व्यक्तिगत सुझाव यही है कि देवभूमि केदारनाथ की विधानसभा भाजपा की विधानसभा है, वो खुले न सही आंतरिक भाव से भाजपा जीते, इसकी आराधना बाबा केदार से करें। और क्योंकि कांग्रेस अगर उनको लड़ाती है तो हमको भी स्वीकार्य है। दरअसल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पारखोर रेंज में पेड़ों के कटान और निर्माण के मामले में भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जांच कर रही है। कई बार उनसे इन मामलों को लेकर पूछताछ की जा चुकी है। इतना ही नहीं, कई बार जांच एजेंसी हरक सिंह को तलब कर चुकी है और करीबियों से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची यह साफ नहीं हो सका। और इस बीच केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई और हरक सिंह रावत दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन हरक सिंह रावत को डर है कि अगर चुनाव में गया तो ईडी सक्रिय हो जाएगी। हरक सिंह जी ने कहा है, वो किस मंशा से कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, अभी तो हमारे टिकट ही तय नहीं हुआ। अभी तो उम्मीदवारों के बारे में आज फैसला लेने के लिए और कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करने के लिए हमारे पर्यवेक्षकों का दल वहां गया है। 4 वरिष्ठ नेता वहां पर गए हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं
जब कार्यकर्ता से बातचीत के बाद जो रिपोर्ट उनकी आएगी उसके बाद हम उम्मीदवारी तय करेंगे। जिसकी भी उम्मीदवारी होगी तब तय होगी। वैसे हरक सिंह रावत जी तो वरिष्ठतम नेता है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी व्यक्तिगत बात उन्होंने कही है, लेकिन अभी तक जब तक उम्मीदवार का फैसला नहीं हो सकता तब तक हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा और कांग्रेस से चुनाव कौन लड़ेगा, यह अब तक साफ नहीं हो सका है। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। शिषपाल बिष्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अनुपस्थिति में पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी और प्रदेश अध्यक्ष के सलाहकार अमरजीत सिंह को दावेदारी का प्रस्ताव सौंपा है। शिषपाल का कहना है कि अगर पार्टी उन पर विश्वास व्यक्त जताती है तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर केदारनाथ उपचुनाव में जीत दिला देंगे। मैं निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मेरा गांव पड़ता है और मैं बहुत लंबे समय से वहाँ सामाजिक और राजनीतिक तौर पे सक्रिय हूँ। मेरे समर्थक चाहते थे कि मैं उपचुनाव में अपनी दावेदारी करूँ, इसीलिए मैंने अपने समर्थकों के कहने पर दावेदारी प्रस्तुत की है और मेरा पूरा विश्वास है अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं पार्टी की जीत का परचम वहाँ लहराने का काम करूँगा। और आज जो केदार घाटी का माहौल है वो भाजपा के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ की जनता को विकास से कोसों दूर रखा है, आपदा में लोगों की सुध नहीं ली है, जिस तरीके से केदार घाटी का व्यापार चौपट हो गया है, घोड़े खच्चर डंडी कंठी वालों की दिक्कतें हैं, उनको सरकार समझने का प्रयास नहीं कर रही है और जो झूठी घोषणाएं उपचुनाव को देख करके अब हो रही हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले 7 सालों में इन घोषणाओं की याद सरकार को क्यों नहीं आई। आज आपके मंत्री वहां गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन पिछले 7 सालों में आपके मंत्री ने वहां की जनता का दुख दर्द समझने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो निश्चित तौर पर जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी और पार्टी जो भी निर्णय लेगी मैं पार्टी के निर्णय को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। कांग्रेस और बीजेपी में कई दावेदार हैं जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव लड़ना चाहते हैं। अब दोनों पार्टियां किस किस नेता पर विश्वास करती है और क्षेत्र की जनता किसे पसंद करती है, ये तो वक्त के साथ ही पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।